Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 7 and the topic is continuous, that is hypersensitivity. In the last lecture we have discussed the type 1 and type 2 hypersensitivity in detail. So today I am going to discuss the type 3 hypersensitivity reaction. So type 3 hypersensitivity reaction, it involves interaction between soluble antigens and high level of circulating antibodies. So the antigen antibody, the immune complex so formed, they precipitate and becomes lodged in the fine capillary networks such as those of the kidney, liver, joints and lungs. ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं ये दे बिकम्स लॉज्ड, अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाए तो वो ये जो लिवर, लंग्स, जॉइंट्स हो गए, किडनी हो गए, तो उनके जो फाइन कैपिलरी नेटवर्क है वहाँ पे ये ट्रैप हो जाते हैं, लॉज हो जाते हैं. So sometimes these immune complexes can also be deposited in tissue very near to the site of antigen entry. So they will produce a localized reaction called as आर्थस रिएक्शन. जो साइंटिस्ट था उसने पहले ये रिएक्शन उसने वो डिस्कवर किया था जब उसने एंटीजन को सेंसिटाइज इंडिविजुअल में, सेंसिटाइज एनिमल में इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया था, तो उस एरिया में स्पेसिफिक टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ. सो हाउ आर द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस रिमूव्ड नॉर्मली इन इंडिविजुअल्स. नॉर्मल तरीके से अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस लो लेवल में बन रहे हैं या मॉडरेट लेवल में बन रहे हैं तो उसको हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिमूव करता रहता है. जब एंटीजन आपको पता है बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उसके ख़िलाफ़. तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो एक कॉम्प्लीमेंट का एक क्लासिकल पाथवे है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है, या अदर पाथवेज जितनी भी है ना. तो जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो C3b उसका एक कंपोनेंट है, इट बाइंड्स विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है. तो जो कॉन्स्टेंट पोर्शन है एंटीबॉडीज़ का FC के साथ, ये FC एरिया के साथ बिल्कुल C3b जो है ना ये बाइंड हो जाता है. इस कंडीशन में हमारे पास जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट C3b कंपोनेंट भी अटैच्ड है. जो हमारा जो बॉडी का जो RBCs जो है वो इन कॉम्प्लेक्स को के साथ बाइंड हो जाता है विद देयर FC रिसेप्टर, ठीक है. तो CR1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, RBCs के ऊपर, तो वो बाइंड हो जाते हैं FC रिसेप्टर ऑफ द एंटीबॉडीज़ जो कि जिसने कॉम्प्लेक्स बनाया होता है एंटीजन के साथ, ठीक है. तो इस तरीके से जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ C3b इट बाइंड्स विद द RBCs एंड RBC थ्रू सर्कुलेशन रीच टू द लिवर. एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि लिवर में जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो लिवर के अंदर एक फैक्टर है, फैक्टर 1 इट रिलीजेस द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द RBCs, ठीक है. तो इनसाइड द लिवर अगेन RBC सेपरेट हो जाता है. वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो RBC से सेपरेट होने के बाद जो लिवर के अंदर कफर सेल है, कफर सेल ऑल द फिक्स मैक्रोफेजेस इनसाइड द लिवर, ठीक है. तो कफर सेल जो है ना विद द हेल्प ऑफ FC रिसेप्टर इट बाइंड्स विद द एंटीबॉडीज दैट हैव ऑलरेडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द एंटीजन. तो ये उनको एनगल्फ करके, तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा इम्यून कॉम्प्लेक्स जितनी भी है ना बॉडी उसको विद द हेल्प ऑफ RBCs बॉडी से रिमूव करता जाता है, ठीक है. तो व्हाट गोज़ रॉन्ग इन टाइप 3 hypersensitivity reactions. Type 3 hypersensitivity reaction occur when large quantity of the immune complexes are formed either in the antigen axis or in the antibody axis. या तो एंटीजन ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर जाए या पर उस रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाएँ, ठीक है. या हम सीरम थेरापी करते हैं अक्सर, ठीक है. तो सीरम थेरापीज़ में एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो अगर एंटीबॉडीज़ एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए तो दे कैन प्रोड्यूस टाइप 3 hypersensitivity reaction. So here in this condition the system is overloaded and all the immune complex cannot be safely towed away from the site of antigen entry, ठीक है. तो इस कंडीशन में जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इतना ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं कि जो लास्ट स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो बॉडी का जो
सिस्टम है वो कैसे इन कॉम्प्लेक्स को रिमूव करता रहता है। तो वो so thus the immune complexes either get deposit in the tissue near the site of antigen entry। जिस सपोज आप उसको एंटीजन जो है ना, जिस तरह आर्थरस रिएक्शन में हमने बताया था कि आर्थरस रिएक्शन में जो है ना अगर एंटीजन इंट्रोड्यूस कर दें सबकट में या इंट्राडर्मली, ठीक है, तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कैन आल्सो बी फॉर्म देयर, they can deposit in the tissue near the site of antigen entry, or through circulations they can deposit in a range of tissue such as किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है दे कैन डिपॉजिट देयर, या द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स और द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और इट कैन डिपॉजिट इन द कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन वेरिएंग मैनिफेस्टेशन ऑफ द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे ये डिपॉजिट हो गए हैं, तो वहाँ पे ये साइन सिम्टम शो करेंगे। अगर वो किडनी के अंदर है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर जॉइंट्स के अंदर इट कैन प्रोड्यूस आर्थराइटिस, अगर ब्लड वेसल्स के बेसमेंट मेम्ब्रेन में है तो इट कैन प्रोड्यूस वेसिकुलाइटिस, अगर ब्रेन के अंदर है तो कैन प्रोड्यूस मेनिंजाइटिस टू डिपेंड अपॉन देयर साइट ऑफ डिपोजिशन। So mechanism of type 3 hypersensitivity reaction, first the immune complexes they deposit, जो अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि किस जगह पे उसकी डिपोजिशन हो जाती है, या किडनी के अंदर, या ब्लड वेसल्स के बेस मेम्ब्रेन में, या लंग्स के अंदर हो सकते हैं, या ब्रेन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस दे एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, एंड as a result of complement systems two products C3A and C5A that are smaller fragments। लास्ट जो लेक्चर था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में उसमें बताया था कि दो फ्रेगमेंट होंगे, एक बड़ा फ्रेगमेंट जिसको बी से डिनोट करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो C3B या C5B वो लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं, तो वो क्लासिकल पाथवे में इस्तेमाल होते हैं, ये सॉरी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जितने डिफरेंट पाथवेज है तो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स दे कैन डिफ्यूज इन द ब्लड एंड दीज आर कॉल्ड एज एनाफाइलोटॉक्सिन। सो they act as an aflatoxin. So these smaller fragments C3A and C5A they act on the basophil and mast cell. After acting on the basophil and mast cell and the basophil and mast cell, as a result they release histamine and other vasoactive amines along with chemotactic factors, and these histamines and vasoactive amines they retract the endothelial cells and expose the basement membrane of the blood vessel wall and the kidney glomeruli, ठीक है। ये जो vasoactive amines हैं, histamine हैं, ये it retracts the endothelial cells, ठीक है। तो जब endothelial cells retract हो जाए तो उसके नीचे basement membrane होती है, तो basement membrane जो है ना expose हो जाती है। So the immune complexes they become lodged between the endothelial cells and the basement membrane. On the other hand, the chemotactic factor which are released by these basophil and mast cell, they attract the phagocytes at the site where these immune complexes become deposited। जहाँ पे ये immune complexes deposit हो जाते हैं तो उस जगह पे जो है ना जो chemotactic factor है they attract the phagocyte and the phagocyte try to engulf the immune complexes that are deposited in these areas। तो वो फेगोसिटिक सेल्स वो कोशिश करते हैं कि उसको इनगल्फ कर सके, लेकिन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एक तो साइज में लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, दूसरा दे आर लार्ज्ड इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो वो उसको इजीली फेगोसाइटोस नहीं कर सकते। सो एंड रिजल्ट क्या होता है कि द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस बिकम फ्रस्ट्रेटेड, द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस बिकम फेल, वो उसको एनगल्फ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इमेज में उसने शो किया हुआ है, राइट साइड पर जो है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना एंडोथेलियल सेल्स हैं एंड बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन्स immune complex become large। So these immune complexes are deposited in the wall of blood vessels, and due to the presence of immune complex like last slide में बताया था, it activates the complement system which are highlighted in yellow color, and attract the complement system then attract the inflammatory cells such as the neutrophils at their site due to the release of chemotactic factor from the basophil and mast cells, and
The phagocytic cell, like the neutrophils, it tries to engulf but it fails. It is called as frustrated phagocytosis. So these phagocytic cells, they release locally their enzymes along with other factors to destroy these immune complexes. ये जो enzymes हैं और other जो factors हैं, ये उन immune complex को भी destroy करते हैं along with the basement membrane. So on the left side, if you see the antigen antibody complex deposit on the basement membrane endothelial cell, ये endothelial cell है, उसके नीचे basement membrane है, and the interaction of the phagocytic with opsonine coated pathogens, जिसके surface के ऊपर antigen और antibodies का complex जब बन जाए तो antibodies का जो FC portion है उसके साथ phagocytic cell attach हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं opsonization. सो ये लेफ्ट साइड पे इसी फिगर के अंदर मैंने एनसर्कल किया हुआ है रेड कलर में, द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर टू लार्ज टू बी फेगोसाइटोज और इट प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स चूँकि जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ट्रैप होते हैं, ठीक है, तो फेगोसाइटिक सेल इट ट्राई टू फेगोसाइटोज बट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस फेल्ड, ठीक है, तो उस वजह से जो है ना फेगोसाइटिक सेल्स दे डीग्रेनुलेट, they degranulate, they degrade the immune, they release certain kind of enzymes that degrade the immune complexes, but these enzymes can also be dangerous to the basement membrane. So the release of the lysosomal enzymes endothelial basement membrane become damaged, उसको भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, तो the phagocytosis process become fail, and as a result the phagocytes exocytose the lysosomal enzyme that damage the tissue along with the immune complexes. So here again it is, you can see जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो इम्यून कम्प्लेक्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और साथ में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको भी डैमेज कर देते हैं, तो एज ए रिजल्ट इट प्रोड्यूस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अगेन अदर एक फिगर है उसमें बड़ा क्लियर शो किया हुआ है कि इम्यून कम्प्लेक्स जो ना बनते हैं, जो लार्ज इम्यून कम्प्लेक्स हैं, इट दे बिकम लॉज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब ये लॉज्ड हो जाएं, डिपॉजिट हो जाएं, उसके बाद जो कीमोप्रोटेक्टेड फैक्टर्स हैं जो बेसोफिल और मास्ट से रिलीज करते हैं, इट अट्रैक्ट्स द फेगोसाइटिक सेल्स टू द साइट ऑफ immune complex deposition. So phagocytic cell it try to phagocytose but the process of phagocytosis become fail, वो उसको phagocytose easily नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक तो immune complex शायद में लार्ज होते हैं, दूसरा उनकी डिपोजिशन की वजह से वो उसको easily phagocytose नहीं कर सकते हैं, तो जो phagocytic cell है वो the site of immune complex deposition they exocytose, they release the lysosomal enzymes and other factors to damage, to digest the immune complex. तो ये जो lysosomal enzymes है वो immune complex को भी destroy करते हैं, along with it can damage the basement membrane. So basically अगर वो glomerular basement membrane है तो it can produce glomerulonephritis, ठीक है, अगर वो membrane है lysosomal synovial membrane of the joint है तो इट कैन प्रोड्यूस आर्थराइटिस. तो डिफरेंट इसके जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्सेस. सो इट वाज ऑल अबाउट द mechanism of the type 3 hypersensitivity reactions. So what will be the clinical manifestation? The clinical manifestation, it depends upon the site of deposition of the immune complexes. If these immune complexes they become deposit in the glomeruli, membrane of the glomeruli, ठीक है, तो they can produce glomerulonephritis. If they deposit on the basement membrane of the blood vessel, they can produce vasculitis, and if they deposit on the synovial membrane of the joint, they can produce arthritis. If they are deposited in the choroid plexus of the brain, they can produce meningitis. So one condition is serum sickness. Serum sickness, basically these are the complications of serum therapy.
in which a relatively large dose of the foreign serum containing a particular antibody is given against disease such as the diphtheria or tetanus. For example, horse anti-diphtheria or horse anti-tetanus serum. So usually within a week of injection of serum, antibodies are formed against the injected horse protein, particularly horse globulin, and the individual begin manifesting a variety of symptoms that are called as serum sickness. So due to serum therapy, the immune complexes are formed in very large amount, and the sign symptom it usually depends upon the deposition of these immune complexes. अगर ये इम्यून कम्प्लेक्सेस जो है ना किडनी या ब्लड वेसल में या साइनल मेम्ब्रेन या ब्रेन के अंदर कहीं कहीं पे अगर डिपॉजिट हो जाएं तो दे प्रोड्यूस साइन सिम्टम according to their site of deposition. So they can produce glomerulonephritis, vasculitis, arthritis, meningitis. Other is the Arthur's reaction. Basically, Arthur's reaction was first observed by Nicholas Arthurus in 1903 when he observed that intradermal injection of the soluble antigen into sensitized rabbit produced hemorrhages and oedematous reaction reaching its peak at 3 to 8 hours, after which it slowly resolved. This local anaphylaxis reported by the Arthurus is popularly termed as Arthurus reaction. तो आर्थरस ने बेसिकली क्या किया, उसने इंट्राडर्मली एंटीजन इंजेक्ट किया लैब एनिमल के अंदर, ठीक है, विच वाज सेंसिटाइज प्रीवियसली. तो सेंसिटाइज लैब एनिमल के अंदर जब उसने इंजेक्ट किया तो लोकलाइज स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आर्थरस रिएक्शन. एंड द सेम रिएक्शन कैन बी प्रोड्यूस बाय द इंसेक्ट बाइट्स. ठीक है, इंसेक्ट जब बाइट करते हैं तो फर्स्ट बाइट पे जो है ना, अगर इंसेक्ट ने बाइट किया तो जो इंडिविजुअल है इट बिकम सेंसिटाइज, एंड सब्सिक्वेंट बाइट इट कैन प्रोड्यूस आर्थरस रिएक्शन. उस जगह जहाँ पे बाइटिंग हुई है वहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, वन अदर कंडीशन इज द intrapulmonary Arthurus type reaction. It occurs due to the inhalation of the antigens like bacterial spores, dried feces of the pigeons called as pigeon's fancier disease, thermophilic actinomycete from the moldy hay called as farmer's lungs disease. तो ये जितने भी एंटीजेंस हैं अगर थ्रू इनहेलेशन कोई आदमी इनहेल करता है तो दे can be deposited in the lungs, and inside the lungs they can produce antibodies can be produced against them, so there will be antigen antibody reaction. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बन जाएंगे तो दे कैन डिपॉजिट्स इन द लंग्स एल्वियोलाई. तो एज ए रिजल्ट it can produce type 3 hypersensitivity reaction. They can produce pneumonitis. Next is the type 4 hypersensitivity reactions. Type 4 hypersensitivity reaction can also be called as cell-mediated hypersensitivity or delayed type hypersensitivity. तो लास्ट जितने भी 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, that was mediated by the antibodies and their response was immediate. But type 4 is different from all these 3 because type 4 is usually mediated by the T cells, T helper cells mostly, and also can be mediated by the cytotoxic T cells, and their response is delayed, therefore they are called as delayed type hypersensitivity reactions. So it is the T lymphocyte that mediate the destruction of the cells along with dendritic cells, that is Langerhans cells जो स्किन के अंदर होते हैं, macrophages and the cytokines playing major roles. So mainly the T lymphocyte along with other dendritic cell, macrophages and cytokines, they play major role. The reaction is usually mediated by the specific subset of the CD4 positive helper T cell called as Th1 cells, or sometime by CD8 positive cytotoxic T cells. So Th1 cell they can be also called as delayed type T helper cells. So type 4 hypersensitivity reaction usually occur 24 hours after contact with an antigen, and usually starting at 2 to 3 days and often last for many days. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपोजर में तो इंडिविजुअल बिकम सेंसिटाइज्ड, सेकंड एक्सपोजर में विद इन 24 to 72 आवर्स, 2 से 3 डेज तक भी हो सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस्ड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन.
सो इसका ड्यूरेशन चूँकि ज़्यादा है 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक, इसलिए इसको कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. So what is the mechanism of delayed type hypersensitivity reaction? So this type 4 hypersensitivity reaction, it occurs in two phases. First is the sensitization phase and the second is the effector phase. So sensitization phase is usually takes 10 to 14 days in which the individual becomes sensitized. The first when the antigen enter into inside the body, the primary contact with the antigen is established. During this period, the specific T helper cells are sensitized and are clonally expanded. So if you can see the figure, first time कोई भी antigen अगर body के अंदर जाए तो they are always phagocytosed by the antigen presenting cells. So antigen presenting cells are those cells called as APC. Antigen presenting cell, like it's shown in the yellow color. Antigen presenting cells are those cells which after phagocytosing the antigen, they present these antigen with the help of MHC class 2 to T helper cells. Always antigen presenting cells, always they present the antigen to T helper cell, because the T cells cannot recognize the antigens in the fluid in the free form. So they can only recognize when the antigen is bound with MHC, major histocompatibility complex. So the antigen presenting cells, when they engulf the bacteria, particularly the intracellular bacteria, so their proteins are then presented with the help of MHC class 2 to the T helper cell, the CD4 positive T helper cells, and the CD4 positive T helper cells, they recognize the antigen with the help of T cell receptors. So after recognizing the antigens, they are converted into sensitized T helper 1 cell, Th1 cell, called as delayed type T helper cells. So in this case, the T helper Th1 cells are produced, and these Th1 cells after sensitization, they are clonally expanded. उनकी माइटोटिक डिवीजन होती है तो बहुत सारे सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल बन जाते हैं, ठीक है, जो कि बाद में नेक्स्ट टाइम उसी एंटीजन के खिलाफ काम करेंगे, ठीक है. सो द एंटीजन प्रेजेंट सेल लाइक द मैक्रोफेजेस, लैंगरहांस सेल्स एंड द डिलेड टाइप hypersensitivity mediated cell like Th1 cell generally, and occasionally the CD8 positive T cells. तो ये जो Th1 cells है, दे इन इस कंडीशन में, यानी फर्स्ट कंडीशन में जब सेंसिटाइजेशन हो जाए तो दे आर कॉल्ड सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल्स. सो इफेक्टर फेज में अगेन it develops when the same antigen activate the sensitized T helper cell 1 called as delayed T helper cells. तो एक सेकंड एक्सपोजर हो जाए सेम एंटीजन के लिए, तो जो सेंसिटाइज्ड T helper cells है, again when this antigen is introduced into the body second time, it will be phagocytosed by the macrophages, the antigen presenting cells. वो उसको फेगोसाइटोज करने के बाद वो जो एंटीजन है इसको प्रेजेंट करते हैं सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल 1 के लिए. तो सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल 1, दे व्हेन रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन विद द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर, दे प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ cytokines like gamma interferon, tissue necrosis factor, IL-2, interleukin 2, interleukin 3, interleukin 8, etc. So these cytokines, they act on the resting macrophages, and they convert these resting macrophages into activated macrophages. And the activated macrophages, they at the site of antigen deposition, they produce certain kind of oxygen free radicals, nitric oxides, enzymes, etc. And basically these activated macrophages produce type 4 hypersensitivity reaction. So the Th1 product like the IL-2, gamma interferon, migration inhibition factors, tissue necrosis factor, etc., they activate the macrophages and draw them to the affected area, promoting non-specific phagocytosis and inflammation. ठीक है, तो वो इस एरिया के ऊपर जितनी भी
जो फॉरेन एंटीजन है वो उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं एलांग विच, चूँकि उनका नॉन स्पेसिफिक फेगोसाइटोसिस होती है तो वो जो एलांग सराउंडिंग में जो बॉडी के अपने टिश्यूज होते हैं तो उनको भी एनगल्फ कर देते हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, बेसिकली it has three variants. One is contact hypersensitivity, second is the tuberculin type hypersensitivity, and third is the granulomatous hypersensitivity reactions. तो ये तीन different types of reaction can be produced by the type 4 hypersensitivity reactions. So first is the contact hypersensitivity. Contact hypersensitivity, it usually occur within 70 to 72 hours of the secondary contact with the antigen. First time exposure हो गया तो वो individual become sensitized हो गया, तो second time exposure में within 72 hours it will produce the contact hypersensitivity reaction. वो mainly वो वर्कर जो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, like the chemicals like the nickels, chromate, formaldehyde, balsam of the peru, ये परफ्यूम में होता है, तो these are the antigens that can produce the contact hypersensitivity reactions, ठीक है। तो first exposure में individual will be sensitized. Sensitized means they will have sensitized T helper cell 1 in their body. तो सेकंड एक्सपोजर में अगर सेम यही एंटीजन दोबारा गए तो दे कैन प्रोड्यूस कॉन्टैक्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस. Second is the tuberculin type hypersensitivity reaction. It also occurs within 72 hours of the secondary contact with the antigens, and this is characterized by fever, swelling and hardening at the site of antigen injections. ठीक है, तो tuberculin reaction is used as identification tool to identify infection with certain type of intracellular bacteria like the mycobacterium tuberculosis, Leishmania tropica, Pseudomonas meliae, etc. तो बेसिकली जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं वो अगर बॉडी के अंदर जाए है, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेजेस. नॉर्मली मैक्रोफेजेस जो भी लोग बैक्टीरिया इनगल्फ करते हैं तो उसको ब्रेक करके उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं. बट द इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया लाइक जो हमें यहाँ पे बता दिया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, लिश्मीनिया ट्रॉपिका है, सोडोमोनास मेलियाई है, दे सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेजेस. How? They produce certain kind of proteins that inhibit the lysosomal function of the phagocytes. ठीक है, तो वो उनके अंदर सर्वाइव रहते हैं. तो वो जो प्रोटीन वो प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस करते हैं दे आर यूजली प्रेजेंटेड बाय दीज मैक्रोफेजेस विद द हेल्प ऑफ MHC class 2 फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन. ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर एक इनमें से कोई भी बैक्टीरिया है, हाँ, अगर कोई एनिमल्स उनमें इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है दे विल बी सेंसिटाइज्ड. ठीक है, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट एक करते हैं. ट्यूबरकुलिन टेस्ट इट इज़ डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है, तो अगर एक पेशेंट है, मैं नहीं पता कि उसमें टीबी की इन्फेक्शन है या नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है या नहीं है, अगर उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो इट मीन्स दे विल दिस इंडिविजुअल विल हैव सेंसिटाइज्ड T helper cell 1 इन देयर बॉडी. ठीक है, तो बेसिकली ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या करते हैं कि जो प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव्स PPD ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव, दीज आर इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनसाइड द डर्मिस ऑफ द इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो मैंने कहा था 72 आवर्स तक तकरीबन लेते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन प्रोड्यूस होने के लिए. तो जब इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं तो दीज एंटीजन विल बी एनगल्फ बाय द लैंगरहांस सेल्स जो स्किन के अंदर होते हैं, एंड दीज लैंगरहांस सेल विल माइग्रेट टू द रीजनल लिम्फ नोड. और वहाँ पे जो अगर सेंसिटाइज T helper सेल होंगे, T helper cell 1, तो वो ये जो लैंगरहांस सेल है इट विल प्रेजेंट दिस एंटीजन विद द हेल्प ऑफ MHC class 2 टू द सेंसिटाइज्ड T helper cell 1. अगर वो होंगे तो सेंसिटाइज्ड T helper cell रैपिड रिस्पांस पर देगा, वो साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे और वो साइटोकाइन जो है ना इट विल अट्रैक्ट द मैक्रोफेजेस अलॉन्ग विद अदर फेगोसिटिक सेल एट द साइट ऑफ इंजेक्शन. जिस एरिया में इंजेक्ट किया हुआ है तो उस एरिया के ऊपर जब ये मैक्रोफेजेस आएंगे तो दे विल प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, तो स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में. ठीक है, तो अगर स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग इज प्रोड्यूस विद इन 72 आवर्स, तो इट मीन्स दिस इंडिविजुअल हैज़
TB इन्फेक्शन। अगर स्वेलिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है दे डोंट हैव द TB इन्फेक्शन। तो सेम प्रोसीजर इज़ फॉर द मेलिन टेस्ट। तो मेलिन टेस्ट इज़ डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लैंडर डिजीज इन हार्सेज काज बाय द सोडोमोनास मेलियाई। ठीक है, तो ये हार्सेस के अंदर जैसे जूनोटिक डिजीज़ हैं, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम हार्सेस टू ह्यूमन बींग्स, वेरी डेंजरस डिजीज़ हैं। ठीक है, तो हार्सेस को आइडेंटिफिकेशन के लिए मेलिन टेस्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर है, जो स्किन है सॉफ्ट स्किन है जहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं हार्स के, तो इंट्राडर्मली ये मेलिन जो बैक्टीरिया है इट इज़ इंजेक्टेड, किल्ड मेलिन बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड इनसाइड द डर्मिस। अगेन द सेम प्रोसीजर है कि अगर हार्सेस के अंदर इन्फेक्शन होगी तो इट विल द हार्स विल हैव सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल्स। तो ठीक है, तो उस एरिया के ऊपर स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। Again, one test is Brucellin test. It is done for the identification of brucellosis in cattle, which is caused by the Brucella abatus. ठीक है, तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे these are the intracellular bacteria. ठीक है, तो this kind of reaction is called as tuberculin type hypersensitivity reaction. Next is the granulomatous hypersensitivity reaction. So granulomatous hypersensitivity reaction occurs due to the persistence of intracellular microorganism within the macrophages. It occurs due to the persistence of intracellular microorganism within the macrophages. मैंने कहा था जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है ये मैक्रोफेजेस के अंदर persistent होते हैं, वो ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस का जो एडवर्स इफेक्ट है उनके ऊपर नहीं पड़ता और वो मैक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस की। तो माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस इनसाइड द लंग्स के जो मैक्रोफेजेस है तो वो उनके अंदर सर्वाइव रहते हैं। सो दिस परसिस्टेंस ऑफ द एंटीजन लीड्स टू क्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ द टी हेल्पर सेल 1। जाहिर बात है जब मैक्रोफेजेस के अंदर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं तो ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मैक्रोफेजेस का जो एडवर्स इफेक्ट है वो उससे अपने आप को बचाते हैं। तो वो प्रोटीन फिर वो जो मैक्रोफेजेस है इट प्रेजेंट दीज प्रोटीन टू द टी हेल्पर सेल। ठीक है, सो द परसिस्टेंस ऑफ द एंटीजन इट लीड्स टू क्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ द टी हेल्पर सेल। तो कंटिन्यूसली टी हेल्पर सेल की स्टिमुलेशन होती रहती है विच स्टिमुलेट एज ए रिजल्ट क्या होगा टी हेल्पर सेल विल प्रोड्यूस साइटोकाइंस एंड दीज साइटोकाइंस दे विल सिग्नल्स टू द मैक्रोफेजेस एट द लीजन साइड। वो कंटिन्यूसली मैक्रोफेजेस को सिग्नल देते रहेंगे एंड सम मैक्रोफेजेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन दे टर्न इनटू एपिथेलियल सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, तो एपिथेलियल लाइक उनका स्ट्रक्चर बन जाता है एंड दीज एपिथेलियल सेल दे फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल जायंट सेल। जायंट सेल वो होता है जिसके अंदर नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, तो जायंट सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इट मीन्स बहुत सारे सेल फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाता है जिसे कहते हैं जायंट सेल्स। ठीक है, तो दीज मैक्रोफेजेस एपिथेलियल सेल्स एंड द जायंट सेल आर सराउंडेड बाय कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, वहाँ पे फाइबर्स टिश्यू होते हैं वो कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस करते हैं तो वो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं एंड दिस रेज नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म इज कॉल्ड एज ग्रेनुलोमा। तो टीबी का जो पेशेंट है उसके लंग्स के अंदर ग्रेनुलोमेटिक लेजन होते हैं and this type of hypersensitivity is called as type 4 hypersensitivity reaction and also called as granulomatous hypersensitivity. So this is the morphology of the granuloma. Typically जो morphology है granuloma की जो कि लंग्स के अंदर बनते हैं टीबी के पेशेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे शो किया कि उसके ब्लड वेसल भी उसके अंदर होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस भी हैं एंड इन्फेक्शन मैक्रोफेजेस उसमें शो किया हुआ है। ये जो पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया है इनसाइड द इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस, नेक्रोटिक टिश्यू भी उसके अंदर होते हैं एंड एपिथेलियल मैक्रोफेजेस वो भी उसमें शो किए हुए हैं ये पर्पल कलर में अलॉन्ग विद मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। ठीक है, तो दीज ऑल आर सराउंडेड बाय द फाइब्रस कफ, फाइबर टिश्यू इसके इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, तो ये
बैक्टीरिया तो बेसिकली जो है ना, जो टीबी का पेशेंट है उनके अंदर ये बैक्टीरिया इन्हीं ग्रेनुलोमा के अंदर सर्वाइव रहते हैं, पड़े होते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये इट कैन प्रोड्यूस दीज बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द ब्लड। सो लास्ट स्टेज में जो टीबी का पेशेंट है उसमें सीवियर कफ अलॉन्ग विद ब्लड, ठीक है। तो वो बेसिकली ब्लड आता है इस वजह से कि ये जो ग्रेनुलोमा है रप्चर हो जाते हैं और जो है ना उस एरिया में ज़ख़म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस।